सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग चेंज नहीं चाहते। और अगर आप देखोगे इस पूरी जर्नी में, अगर आप गूगल के कंट्री मैनेजर हो, आप खुश हो, यू आर नॉट विलिंग टू टेक अ चैलेंज, देन GoIbibo कैसे बनता, PayU कैसे बनता, रेडबस कैसे बनता, तो आज R&D मनी कैसे बनता, राइट? तो ये माइंडसेट आपका पहले से ही था कि बाद में बना? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों का सपना होता है कि गूगल में सिर्फ एक जॉब मिल जाए। सो आई वुड कम अंडर द थीम कि आई वाज ऑलवेज वांटिंग टू डिस्कवर, इवॉल्व, चेंज। अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है दैट डूइंग नहीं होता, लर्निंग कैन नॉट हैपन विदाउट डूइंग। आपने MBA करने का जो गूगल में आप गए, गूगल से आपने सबसे बेस्ट लेसन जो सीखा, जो फिर आज भी आप अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में? पर समवन लाइक मी कहता है कि यार हर रोज मैं कुछ काम करूं जिससे लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट होए। तो जब मैं रोज अपने ऑफिस में यहाँ जाता था तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि यार मैंने कुछ तीर काट रहा हूँ, मैं लोगों की जिंदगी बदल रहा हूँ, राइट? एंड दैट इज व्हाट पुश्ड मी टू से यार लेट मी स्टार्ट Ibibo का आइडिया कैसे आया आपको और Ibibo के लेसन्स क्या थे? हाँ मतलब देखो, सबसे पहली चीज़ आपको एक बिजनेस के लिए क्रिएट करना है, उसमें फर्स्ट स्टेप है काइंड ऑफ वैल्यू क्रिएशन। आपको वैल्यूएबल कुछ चीज़ बनानी है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है सर? पहले वैल्यू कैसे क्रिएट होती है या नहीं होती है? सो सबसे पहले GoIbibo बनने से पहले बहुत सारे फेलियर्स हैं। तो सर मैं चाहूँगा कुछ आप अपने फेलियर्स और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करो जिससे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ ये देखो ये भी होता है, इतना भी होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसा इंस्टेंट्स आज के टाइम पे, जैसे अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट आइडियाज? मतलब आज के लिए ये चीज़ करना सही है टाइमिंग के हिसाब से बिजनेस में? नंबर 1 इज कि आप हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक मल्टी मिलियनर है, आप बोल सकते हो। उनकी जो कंपनी है उसकी लास्ट ईयर की जो रेवेन्यू थी वो 128 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी। आशीष कश्यप जी ऐसे नहीं, इन्होंने सिर्फ एक कंपनी बनाया है, इन्होंने अपने करियर में मल्टीपल कंपनीज बनाई है। सबसे पहले इन्होंने गूगल में एज ए इंडिया का हेड काम किया है, फिर इन्होंने GoIbibo को फॉर्म किया। Ibibo ग्रुप के ये फाउंडर रहे हैं। Redbus.in, PayU Money, ऐसी कई सारी अमेजिंग मल्टी मिलियन डॉलर्स कंपनीज़ को इन्होंने फाउंड किया है और इनके फाउंडर रह चुके हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक ऐसे फाउंडर है जिन्होंने मल्टीपल बहुत सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया है। इसीलिए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है जिनसे हमें बिजनेस सीखना चाहिए। तो आज का जो पॉडकास्ट होगा वो एक्चुअल में एक मास्टर क्लास है, आप बोल सकते हो। आपको इस पॉडकास्ट में एक ऐसे इंसान से सीखने का मौका मिलेगा जिसने एक्चुअल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि मल्टीपल टाइम्स बड़े बिजनेसेस खड़े करके दिखाया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सर मैंने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, देखा, और आई थिंक कुछ लोग होते हैं जिनसे आपसे हम बात करते हैं ऐसी बात करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करो तो मुझे लगता है उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, पर्सनली मुझे भी और पूरी ऑडियंस को भी। तो आप उन फ्यू लोगों में से जो मुझे लगता है जिनसे बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, पर्टिकुलरली फॉर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो मैं चाहता हूँ सर, मैंने बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ी है, बट बुक की नॉलेज बोलते हैं कि एक ही लेवल होता है, मेन होता है एग्जीक्यूशन, और कई बार बुक की नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैंने बुक से सीखी है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन एनीथिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपना बेस्ट दे सके, ऑडियंस को सही सच चीज़ मालूम पड़े रिलेटेड टू बिजनेस। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी आपका देना चाहूँगा आपके बारे में, और उसमें भी अगर कुछ गलती रही तो आप ज़रूर बताना सर। जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि आपने MBA किया, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी, एंड देन एक टाइम था जब आपने गूगल को, जो हम डेली यूज़ करते हैं, आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप 1 से 100 बार यूज़ करते हैं, उसको आपने एज अ हेड इंडिया में हेल्प की थी लॉन्च करने में, काइंड ऑफ उसके फुटप्रिंट्स बनाने में, ऐसा मैंने पढ़ा था। फिर आपने Ibibo 2007 में आई थिंक लॉन्च किया। उसके बाद उसमें का जो एक वेंचर था GoIbibo, वो आपका बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। उसमें भी फिर आपने एक टाइम बाद मेक माई ट्रिप के साथ जॉइंट वेंचर भी किया, जो आई थिंक $2 बिलियन समथिंग का कुछ वैल्यूएशन ऐसा बोल रहे थे, आई डोंट नो, वो हुआ था। एंड देन PayU Money भी आपने किया, एंड देन रेडबस का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसके अंदर भी आपने काम किया। एंड देन फाइनली R&D मनी आपने 2019 में स्टार्ट किया, जो कि आज बहुत अच्छा चल रहा है, हज़ारों करोड़ की कंपनी है वो। तो एम आई राइट इन दिस थिंग, और इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है? मोटा मोटा ठीक है। मोटा मोटा ठीक है। तो क्या चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर? नहीं, कोई कुछ नहीं है मिसिंग, मोटा मोटा ठीक है। हाँ, ब्रॉडली ठीक है। हाँ। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड है सर, उसमें आपको लगता है कि स्टार्ट से लेके अभी तक क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, इस छोटे सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, उसमें कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को पता होना ज़रूरी है कि आपने ऐसे स्टार्ट किया था और ये चीज़ों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया? आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ट्रायल एंड एरर एंड चेंज। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग चेंज नहीं चाहते। चेंज एक सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ है। और अगर आप देखोगे इस पूरी जर्नी में, एक चेंज और ट्रायल एरर एंड एवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर आप गूगल के कंट्री मैनेजर हो, आप खुश हो, आप बैठे हो, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करोगे, अगर आप यू नॉट विलिंग टू टेक अ चैलेंज, देन GoIbibo कैसे बनता, PayU कैसे बनता, रेडबस कैसे बनता?
अगर हम गोवा बीबो मेकमा ट्रिप का मर्जर एक्विजिशन नहीं करते तो आज आईएनडी मनी कैसे बनता, राइट। तो न्यू इनोवेशंस का बर्थ नहीं होता अगर चेंज नहीं होता। ओके। और इस सब चीज में भी काफी ट्रायल एरर है, एवोल्यूशन है, राइट, तो विच इज अ कांस्टेंट चेंज। राइट। तो ये माइंडसेट आपका पहले से ही था कि बाद में बना? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों का सपना होता है कि गूगल में सिर्फ एक जॉब मिल जाए और उनका उतना ही रहता है कि वो मिल गया बस लाइफ सफल हो गई। तो आपका ऐसे ही था कि नहीं मुझे बस ऐसा था कि नहीं पहले से ही पता था कि ये तो बस एक स्टेपिंग स्टोन होगा, मुझे इससे कुछ बहुत बड़ा करना है, तो विजन पहले से ही थे कि वो धीरे धीरे डेवलप हुआ? देखो, बीइंग कंटेंट इज ईवल। अगर कोई आदमी कंटेंटेड है, इट्स ईवल। ओके। देन अगर एक आदमी अनहैप्पी है बट इज नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड, इट्स इवन वर्स। ओके। अगर खुश है और कंटेंट है तो बहुत बढ़िया है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। बट अगर अनहैप्पी भी है और कंटेंट है ऊपर से कि जो चल रहा है चलने दो, तो वो तो बहुत ही बुरा है। सो आई वुड कम अंडर द थीम कि आई वाज ऑलवेज वांटिंग टू डिस्कवर, इवॉल्व, चेंज। So that was my personality all the time. मतलब always an itch to do something which will solve customers' pain areas, problems. Okay. So that is what drove me. अब जैसे Google में आप एक चीज कर रहे हो, पर आपका इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। आप इंडिया में बैठे हो हजारों लाखों मील दूर, यहाँ पे आप क्या इम्पैक्ट कर सकते हो, आप क्या उखाड़ सकते हो, राइट? वेरेज अगर आप इंडिया में कुछ बना रहे हो, जैसे गोवा वीबो बना रहे हो, आप लोगों को और होटेलियर्स को कनेक्ट कर रहे हो, डेप्थ है और उस चीज में, राइट? सिर्फ नाम के लिए नहीं कर रहा, आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट? अगर आप आईएनडी मनी बना रहे हो आज की डेट में, तो आप लोगों को उनकी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, राइट? तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हो, राइट? आपने एमबीए से कई बार ऐसा बोलते हैं तो हम जो पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में काम नहीं आता है या फिर काम आता है, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपने एमबीए से सीखी और रियल लाइफ में भी हाँ वो काम आई, और कुछ चीजें जो शायद आपको सही नहीं जमी, ये सिखाते तो ऐसा है बट ऐसा होता है? देखो, टेक्निकल नॉलेज, हाँ, जैसे कि अगर आपको कैश फ्लोज ठीक समझना है, आपको प्राइस इलास्टिसिटी समझना है, तो वो आपको थियोरेटिकल नॉलेज में समझना पड़ेगा। बेसिक गुड मैथमेटिकल, गुड स्टैटिस्टिकल नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम एजुकेशन। बट यू नो, अगर आप खाली इसको थ्योरी में छोड़ दो और इसको प्रैक्टिकल अप्लाई मत करो, देन आपकी समझ थ्योरी की भी कम रहती है। ओके। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाँ, प्लीज। अगर किसी कंपनी को अगर किसी इंडिविजुअल को प्राइसिंग समझना है, अगर वो खाली थ्योरेटिकली देखेगा उसको, तो उसको बहुत मुश्किल रहेगा प्राइसिंग समझना। पर अगर वो प्रैक्टिकली जाएगा और एक्चुअली किसी कंपनी में देखेगा कि इस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और ये प्राइसिंग होनी चाहिए, तो उसको वो प्राइसिंग की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी समझ आएगी। लेकिन इसमें उसको थ्योरी भी समझनी पड़ेगी और प्रैक्टिकलिटी भी समझनी होगी, दोनों को इंटरसेक्ट करना होगा। दोनों इंपॉर्टेंट। इसको मैं बोलता हूँ, एक बड़ा सिंपल सेंटेंस है, लर्निंग बाय डूइंग। Learning by doing. Learning cannot happen without doing. Learning by doing. So that is the most important thing in this. Right. So मैं ये नहीं कहूँगा कि theoretical knowledge is not important, but you have to intersect it with doing. Right. अभी जो हमारा education system में ये problem है that doing नहीं होता। बच्चे लोग internship के लिए चले जाते हैं, but कैसे उसको intersect कर रहे हो, वो डूइंग नहीं होता। कैसे आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक जैसे अगर आप कोई स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ रहे हो, राइट, और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स को आप थ्योरेटिकली देख रहे हो, अगर आपको एक एक्सपोजर मिले कि आप इस एक कंपनी में असली की प्रॉब्लम देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, उसमें वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की इंटरसेक्शन इज दैट्स डिस्प्रोपोर्शनेट। राइट। तो सर एग्जीक्यूशन आपने उसको समराइज करे तो यही है कि आप सबसे पहले थियरी भी इंपॉर्टेंट है, बट थियरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके जरूर देखो कि वो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, क्योंकि कई बार थियरी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। तो ये चीज़ वेरी पावरफुल है। सर आपने एमबीए करने के बाद जब गूगल में आप गए तो वहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, वहाँ पे गूगल से आपने सबसे बेस्ट लेसन जो सीखा, जो फिर आज भी आप अपनी लाइफ अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर कुछ अच्छे लेसन जो आपने सीखे गूगल कंपनी से? सो आई थिंक सबसे पहला तो एक जो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने हर कंपनी में अप्लाई किया है वो है क्वार्टरली प्लानिंग
क्वार्टरली प्लानिंग एंड वेरी एग्जीक्यूशन फोकस्ड। ओके एक कॉन्सेप्ट है OKR, OKRs, हाँ ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स, हाँ ठीक है, जिसमें कि आप हर कंपनी क्या करती है, 1 साल की प्लानिंग करती है या कुछ कंपनियां 6 महीने। यहाँ पे आप क्वार्टरली प्लानिंग के साथ चलते हो, एंड इन अ वे क्वार्टरली परफॉर्मेंस, नॉट yearly performance. Okay. So that was a big shift, and that I have embraced in every company. Okay. I think that was one for me the biggest learning, because उसमें क्या होता है, एक तो the concept helps democratization in the company, okay. and the concept also helps कि सब लोग 3 या 4 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, right? जैसे अगर आप कोई भी कंपनी लो, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में कंपनी लेवल OKR होंगे और फिर पॉड लेवल OKRs होंगे। पॉड लेवल मतलब लाइन ऑफ बिजनेस लेवल, आप समझ लो। ओके। एंड ये सारे जो लोग हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भाग रहे हैं, और उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस अ लॉट। सो दैट फॉर मी वाज द बिगेस्ट लर्निंग, यू नो, अप्लाइंग दैट। दूसरा लर्निंग था कि आप हाउ डू यू इनोवेट एंड एग्जीक्यूट एट स्केल। मतलब जब आपका स्केल इतना बड़ा है, आप एग्जीक्यूट और इनोवेशन फटाफट कैसे करो, व्हाट आर द मेथडोलॉजीज, ओके। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन दैट प्रोसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे नहीं पता आज ऐसे होता है वहाँ पे या नहीं, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम समझ रहा हूँ। तो क्या था उसमें, तब भी लोग थे 1000, 2000, 3-4 हजार लोग थे शायद कंपनी में। वो एक सिस्टम में अपना आइडिया डाल सकते थे। अच्छा। कि मेरा आइडिया ये है कि हमारे को गूगल टॉक लॉन्च करना चाहिए, मेरा आइडिया ये है कि हमारे को ये लॉन्च करना चाहिए, और बाकी टीम मेंबर्स, एम्प्लॉइज उसको अप वोट एंड डाउन वोट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अगर वो टॉप पे आ रहा है तो फिर उसको इवैल्यूएट करते थे कि उसको बनाने के लिए क्या करना होगा। ओके। तो जो भी आइडियाज टॉप पे आते थे उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाया जाता था। करेक्ट। एंड वो आज भी आप उसको we do a lot of democratization, yes that helps कि उससे न्यू आइडियाज आते होंगे ताकि आप स्टैग्नेंट ना रहे अगेन। वो चेंज की तरफ हम कांस्टेंटली इवॉल्व करते रहे। करेक्ट, राइट, ठीक है। और वहां से आपने वहां पे कब आपका डिसीजन, मतलब जब बोरिंग हो गया चीज, आपको लगा कि कुछ सीखने के लिए नहीं बचा या कुछ इम्पैक्ट नहीं, तब ये जो लार्ज यूएस कंपनीज हैं, गूगल, मेटा वगैरह, वहां पे जो मेन इनोवेशन का गेम है हेडक्वार्टर्स पे होता है। अच्छा। यहाँ पे हम बिल्डर्स हैं। अगर मैं नॉर्मल एम्प्लॉई हूँ, कंटेंटेड, और यहाँ इंडिया में बैठा हूँ मैं, तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ। पर समवन लाइक मी कहता है कि यार हर रोज मैं कुछ काम करूं जिससे लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट होए। तो जब मैं रोज अपने ऑफिस में यहाँ जाता था तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि यार मैंने कुछ तीर काट रहा हूँ, मैं लोगों की जिंदगी बदल रहा हूँ। राइट। एंड दैट इज व्हाट पुश्ड मी टू से यार लेट मी स्टार्ट iBibo। ओके। ये आपने जो चीज बोली ना सर, वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं जितनी भी बार, अभी तक आपने एक बार पैसे की बात नहीं करी, मेरे को लगता है ना मैक्सिमम लोग पैसे ड्रिवन होता है। आप बोले आप इम्पैक्ट ड्रिवन हो, और ये एक छोटा सा सुनने में सिंपल है, बट आई थिंक वो फंडामेंटल लेवल पे बहुत इम्पैक्टफुल है। क्योंकि पैसा, अगर आप सिर्फ पैसा ड्रिवन है तो गूगल पे अच्छा पैसा मिला, फिर आप कंटेंट हो जाओ, कुछ करोगे नहीं। बट आपका था कि आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है लोगों पे, एंड आई थिंक वो विजन आपको लगता है बहुत जरूरी है सब आज के यंगस्टर्स और लोगों में होना। ये जो विजन है वो हर, तो एक एंटरप्रेन्योर, एक क्रिएटर है। हाँ। जैसे आप भी तो क्रिएटर हो। क्रिएटर का सबसे पहला गोल इज के इम्पैक्ट। जैसे आप इम्पैक्ट मेजर करते हो कि मेरे चैनल पे कितने ऑडियंस हैं, कितने रिएक्शंस हैं, कितना एंगेजमेंट है, कितना टाइम स्पेंट है, दैट इज योर इम्पैक्ट, राइट? सो सेम वे जो एंटरप्रेन्योर है, जो कंपनी बना रहा है, इज लाइक अ क्रिएटर। फॉर हिम ऑल्सो हिज बिगेस्ट हाई, फॉर हिम ऑल्सो उसका सबसे बड़ा ROI इज इम्पैक्ट। ओके। और ये इम्पैक्ट ऐसा जरूरी आपको लगता है कि स्केल पे ही होना जरूरी कि दो चीज होती है ना, एक वॉल्यूम पे खेलते हैं या फिर कम लोगों पे बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट कर रहा है? तो आपका हमेशा, आपको क्या लगता है, स्केल ही बेटर मेजर है करने का कि इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है कि कम लोगों को ही हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? ऐसा देखो, अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो तब आपको इम्पैक्ट करना है ज्यादा लोगों को, तभी तो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? स्केलेबिलिटी, हाँ, राइट। अगर नहीं तो टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ। बाकी आप कुछ भी देखो, आप B2C प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप B2B प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इम्पैक्ट आप किसी भी चीज में कर सकते हो। आप इम्पैक्ट कर सकते हो, आप कैंसर पे रिसर्च कर रहे हो और आप डायग्नोस्टिक्स में मदद कर रहे हो ताकि कैंसर की प्रिडिक्शन जल्दी आ जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एग्जैक्टली, राइट। आप R&D मनी बना रहे हो
और आप इनेबल कर रहे हो लोगों को कि वो आराम से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें या अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कर सके या इंडियन स्टॉक्स में एसआईपी चला सके इजीली, राइट, वो भी इम्पैक्ट है। राइट। तो आप अगर क्विक कॉमर्स कर रहे हो तो आप इम्पैक्ट कर रहे हो बायर्स की लाइफ में और गिग इकोनॉमी मोटरसाइकिलिस्ट की लाइफ में। राइट, तो वो भी इम्पैक्ट है। राइट। आई थिंक आप ये तो वो वॉल्यूम गेम हो ही जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि तभी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आप एक से ज्यादा, जैसे जेफ बेजोस भी, मतलब वॉल्यूम बहुत सारे लोगों को हम इम्पैक्ट, यू हैव टू इम्पैक्ट, मतलब चाहे आप B2B कर रहे हो चाहे कहीं पे B2C कर रहे हो, इम्पैक्ट का मतलब है स्केल पे होना चाहिए। स्केल पे होना चाहिए, राइट। चाहे लेट्स से आपने एक प्रॉब्लम हल कर दी बोइंग की, लेकिन आगे बोइंग मस्ट बी इम्पैक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। मेक सेंस कंप्लीटली। ठीक है, फिर वहां से जब आईबीबो का आइडिया कैसे आया आपको, और आईबीबो के लेसन्स क्या थे, वो पूरी जर्नी जो थी वो कैसी थी, उसके सबसे हाईज एंड लोज क्या थे, अगर आप कुछ या बेस्ट लेसन्स और वर्स्ट लेसन्स भी आप बताना चाहो जो बुरा हुआ था में भी। हाँ, मतलब देखो, गो आईबीबो का जन्म हुआ विद पर्सनल पेन एरिया। पर्सनल पेन, ओके। तो मेरे को याद है मैं टिकट बुक कर रहा था, तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं इसमें इनकम्बेंट्स हमेशा रहे हैं, मतलब प्लेयर्स हमेशा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आई वाज द फर्स्ट वन, राइट। तो उसमें काफी परेशानी हुई मेरे को जब मैं फ्लाइट्स बुक कर रहा था, होटल्स बुक कर रहा था। ओके, जैसे क्या प्रॉब्लम आती मतलब फ्लाइट्स बुक करने के टाइम प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, अभी भी हो रहा है। ठीक है। होटल बुक करने के टाइम होटल अपना बुकिंग नहीं ऑनर कर रहा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा गो आईबीबो बनाते हैं, जो कि एक बिल्कुल फास्ट और रिलायबल इंजन होगा बुकिंग के लिए। और हम कभी भी ये बुकिंग ऑफलाइन नहीं करेंगे। उस टाइम के दौर पे सारे ट्रैवल ऑपरेटर्स और ऑनलाइन ट्रैवल ऑपरेटर्स ऑफलाइन बुकिंग करते थे। मतलब कभी कोई शॉप से करता था, कोई एजेंट्स के थ्रू करता था, कोई कुछ करता था। हमने बोला हम खाली ऑनलाइन करेंगे। तो जब हमने बोला खाली ऑनलाइन करेंगे, तो हमारे पास कोई भी एजेंट्स नहीं है, कोई भी ऑफलाइन शॉप्स नहीं है, फोन पे भी नहीं करेंगे, खाली डिजिटली करेंगे। क्लियर था, फोकस था। दैट्स वेरी बुकिंग खाली और हमारे जो होटेलियर्स हैं हम उनको अपना इंजन देंगे। अच्छा, ठीक है। तो बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा। तो उससे करने से पूरा डिसइंटरमीडिएशन हो गया, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कम हो गए, तो हमारी प्राइसिंग बेस्ट थी। तो फिर उसके बाद तो हमारे को मार्केटिंग भी नहीं करने की जरूरत थी, तो वो तो वायरली ग्रो हो गया। राइट। तो आपने वैल्यू क्रिएट कर दी थी। ये भी क्वेश्चन था मेरा, जैसे मैंने एक बुक पढ़ी है उसके अंदर बोला जो सबसे पहली चीज़ आपको एक बिजनेस के लिए क्रिएट करना है, उसमें फर्स्ट स्टेप है काइंड ऑफ वैल्यू क्रिएशन। आपको वैल्यूएबल कुछ चीज़ बनानी है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन सर, पहले वैल्यू कैसे क्रिएट होती है या नहीं होती है? वैल्यू क्रिएट करना एक मोटा डेफिनेशन है। सो सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। और कस्टमर कैसे उसको वैल्यू देखता है? कस्टमर उसको वैल्यूबल देखता है अगर उस चीज को वो दोबारा यूज करे और उस चीज को रेकमेंड करे। सो दैट इज वैल्यू ए, आई वुड से। ओके। वैल्यू बी इज दैट as a platform, as a company, you're able to take money from the customer. एक तो वैल्यू कस्टमर देख रहा है कि भाई हाँ मेरे को वैल्यूबल लग रही है, मैंने ये शर्ट खरीदी वैल्यूबल है, या मैंने इस रेस्टोरेंट पे मैं गया, हाँ खाना अच्छा था, मजा आया। सेकंड वैल्यू है रेस्टोरेंट वाला या रिटेलर, वो कह रहा है कि जो मैं पैसे ले रहा हूँ इस कस्टमर से, उस पैसे पे मैं इस शर्ट की सेल पे या इस बर्गर की सेल पे मैं पैसे बना पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं वैल्यू बीइंग क्रिएटेड ऑन अ यूनिट लेवल सेल। ठीक है ना? दैट्स द सेकंड वैल्यू। एंड थर्ड इज कि जो कस्टमर है वो कहता है यार बहुत मजा आ रहा है, और कस्टमर और भी कस्टमर लेके आ रहा है, रेकमेंड कर रहा है, और कस्टमर दोबारा भी आ रहा है। तो कस्टमर बिकम्स valuable for the retailer, and the retailer has become valuable for the customer for the long term. Right. That is equal to value. तो value equation जो है is this A plus B plus C. Okay. तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए। Okay. बट ये तीनों चीजें अनफॉर्चुनेटली डे 0 पे नहीं डिस्कवर होती। राइट। और या डे 1 पे नहीं डिस्कवर होती। हाँ, इसको होने में टाइम लगता है। इसको होने में कुछ टाइम लगता है, मतलब कुछ इंडिकेशंस आ जाती हैं। जैसे क्या चीजें पकड़नी चाहिए ऐसे, ये हमें वैल्यू क्रिएट करना है, A plus B plus C, ये जो क्रिएट करना है
उसके लिए आपने क्या लेसन सीखे जो एक इंसान अगर देख रहा है उसको करना है ऐसा वैल्यूएबल कुछ क्रिएट, क्या ध्यान देना चाहिए इसमें? देखो, इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब आपके पहले 10 कस्टमर्स ने आपसे कुछ खरीद लिया है या आपके साथ ट्रांजैक्शन किया है, उनको क्या लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने खरीदी है आपसे, उनको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वो आपको एक बहुत ही ऑनेस्टली सवाल पूछना है, चाहे उनसे या चाहे अपना डेटा देख के, राइट? तो वो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले उनको वैल्यूबल लगा और उन्होंने अपने 4-5 दोस्तों को बताया इसके बारे में या नहीं। सबसे पहले ओके। चाहे आप कंपेटिटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, पर जब एक आदमी ने आपके साथ एक ट्रांजैक्शन कर ली, अपने 5 दोस्तों को या 4 फैमिली मेंबर्स को बताया कि देखो मैंने ये ट्रांजैक्शन की, राइट, देखो मैंने जाके घड़ी खरीदी इस दुकान से, वर्ड ऑफ माउथ ही हो रहा है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उससे आपको पता चलता है कि ये 10 की वजह से, पता है ये 10 तो मैंने ऑर्केस्ट्रेट किए थे पहले बायर्स, पर इसकी वजह से और 50 आ गए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू वांट टू क्लियर। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो अपने मतलब पूरा बिजनेस का क्रक्स यही हो गया। ये आपने करना सीख लिया तो आप बिजनेस क्रैक कर लिया आपने काइंड ऑफ। थोड़ा सा न्यूएंस्ड ये है कि जब ये 10 के बाद 100 पे जाते हो, या 200 पे जाते हो, तो ये आपने नोटिस किया अपने बिजनेसेस में ऐसा हो रहा था? ऐसा होता है, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो पहले आपने मतलब पहले 10 पे तो ऐसा बिहेव हुआ, मजा आया उनको, अच्छा लगा। ऐसा भी हो सकता है पहले 10 पे नहीं मजा आ रहा यार, तो फिर क्या नो प्रॉब्लम, नहीं ट्राई करते हैं, यही तो है ना, सारा गेम ही यही है, ट्रायल एंड एरर। फीडबैक लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, 10 नहीं तो चलो 5 कस्टमर्स के साथ मजा आ गया, लोगों को रेफर कर दिया, बढ़िया। फिर उसके बाद 100 पे थोड़ा सा डिफरेंस है, 1000 पे थोड़ा सा डिफरेंस है, सो यूजर का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है स्केल पे। तो सर ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कितना टाइम देना चाहिए? जैसे मेरे पास एक आइडिया है बिजनेस का, ठीक है, और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया 10 लोग पे, 100 लोगों पे, और फीडबैक में ले रहा हूँ। एक आइडिया को कब तक पकड़ना चाहिए? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मुझे कई बार आंसर इसका मिल नहीं पाता है। एक आइडिया है, कब उसको गिव अप कर दूं, कि कब एक परसिस्टेंस होता है कि घुस गया आइडिया, कब तक टिके रहना चाहिए, और कब बोलना चाहिए कि नहीं यार ये नहीं हो पा रहा, कुछ और करना चाहिए? देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। पहली बात आइडिया है, आपको आइडिया को उतारना है मार्केट में, विच मीन्स आपको अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करना है और एक 10-100 कस्टमर के सामने डालना है। अगर आप नहीं डाल पा रहे और वो 3 महीने के बाद 6 महीने हो गए और टाइम बीत रहा है, अगर आप नहीं डाल पा रहे तो वैसे ही आपको बंद कर देना चाहिए। 6 महीना मतलब अप्रोक्स वो आप इसलिए नहीं डाल पा रहे बिकॉज एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, आई एम फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द फ्रेमवर्क, बट इस फ्रेमवर्क में ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज वायबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे पीछे लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, इज ग्रेटर देन आइडिया। हाँ, तो इसी का डेरिवेटिव है वायबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, कि इज दिस आइडिया तो बहुत अच्छा है, हाँ, बट ये वायबल है, एग्जीक्यूट, वायबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, कैन इट बी वायबल टू एग्जीक्यूट, कैसे करना है एग्जीक्यूट। एंड दूसरा है कि क्या मेरे पास वो क्षमता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, मेरे पास क्या है ऐसी चीज, मेरे पास क्या है ऐसी अंडरस्टैंडिंग, क्या है ऐसी इनसाइट कि मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और वो नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। अच्छा, ओके। तो आई थिंक अगर किसी के पास आइडिया है और वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, तो दैट इज द फर्स्ट बैरोमीटर टू से कि यार पिवट, चेंज करना चाहिए। हमारे पास वो दम नहीं, वो बात नहीं है, हाँ, या तो मेरे पास वो क्षमता नहीं है इसको, इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की, या ये आइडिया वायबल ही नहीं है। कि कि मेरे को एक मतलब मैं एलॉन मस्क हूँ, मेरे को रॉकेट बनाना है, तो उसके पास क्षमता भी है और उसने वायबिलिटी भी ढूंढी, बट आप बोलो कि मेरे को एक रॉकेट बनाना है दिल्ली से बॉम्बे, और मैं एरोप्लेन से सस्ती सीट्स होंगी उसमें, अगर आप कुछ ऐसा अजीब सा आइडिया बोलते हो, आइडिया बढ़िया है, ठीक है, या बेकार है, लेकिन ना ही वायबल है और ना ही क्षमता है, राइट, एग्जैक्टली, मतलब विशफुल थिंकिंग होगी बेसिकली। आप विशफुल थिंकिंग हो गई, राइट, आपको विशफुल थिंकिंग नहीं भी, अगर असली आइडिया भी, अगर कोई कहता है मेरे को इस सिटी की सबसे बेस्ट ऑनलाइन ड्राई क्लीनिंग सर्विस लॉन्च करनी है, वो विशफुल थिंकिंग नहीं है, बट उसको लॉन्च करने के लिए जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं
आपके पास शायद क्षमता नहीं है और शायद वायबिलिटी नहीं है, या दोनों ही नहीं है। राइट, स्मार्ट गोल होते हैं, स्मार्ट मतलब मेजरेबल, अटेनेबल, ये वो सब। दूसरा ये, अगर आपने कर दिया एग्जीक्यूट, और अगर आपके पहले 100 लोग कहते हैं, आपके अगर दोस्त हैं, वो तो बोलेंगे बड़ा मजा आ रहा है यार, ठीक है, दोस्त तो खुश रखना चाहते हैं आपको। या तो उल्टा गाली भी दे सकते हैं कि वो लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है हमें। हाँ, पर आप इसको ले जाते हो 100 लोगों की तरफ, 200 लोगों की तरफ, और वो इंडिफरेंट है, कहते हैं हाँ ठीक है। आप कहते हो मेरी सर्विस है, आपके घर आएगी, आपके कपड़े उठाएगी, ड्राई क्लीन करके वापस दे देगी, ठीक है, उसकी प्राइस है जितने मार्केट की प्राइस है उतनी प्राइस है। 100 कस्टमर्स, 200 कस्टमर्स यूज करते हैं आपकी सर्विस, लेकिन they are indifferent. They are not telling another 10 people. They are not seeing value. Okay. So then you should pivot. Right. तो ये एक फाउंडेशन है, ये क्लियर होना जरूरी। आइडिया एग्जीक्यूट करो, लोगों को मजा आ रहा है, आपको उससे पैसे थोड़ा आ रहा है, आपके पास यूएसपी भी है और लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आपने काइंड ऑफ फर्स्ट लेवल क्रैक कर लिया है। देन नेक्स्ट चीज क्या है? ये एक बार हमें क्लिक हो गया बिजनेस का, ये आपने जितनी हमने डिस्कस करी ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है फिर? नेक्स्ट स्टेप आता है अर्ली ग्रोथ, एंड देन उसके बाद आता है मेगा स्केल। अर्ली ग्रोथ में क्या होता है? अर्ली ग्रोथ में आप कहते हो चलो अब ये सब कुछ प्रूव हो गया, अब ये बिजनेस है, अब मैं इसको स्केल पे, सेकंड लेवल स्केल पे इसके इकोनॉमिक्स कैसे सेट रखूं और ग्रो कैसे करूं। ओके, दैट्स द सेकंड स्टेज ओके ऑफ ग्रोथ। ओके, तो इसमें क्या रहता है? जो आपने स्केल की बात करी, कैसे, जैसे कुछ आइडिया, जैसे आपने 1000 लोग हो गए, इस पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, मतलब क्या चीजें देखने चाहिए हमें एक बिजनेस ओनर्स को? हाँ, बस इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या है। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक एयर टिकट बेची, आपका कितना, और आपने उस एयर टिकट बेचने के लिए आपने एक कस्टमर को अक्वायर किया मार्केटिंग के द्वारा, और आपने अपना टेक्नोलॉजी कॉस्ट्स भी खर्ची उसके बाद, तो आपका कितना पैसा बचता है या गंवा होता है उस पहली ट्रांजैक्शन में। और क्योंकि अब आपके पास थोड़ा सा डेटा है, तो आप इस कस्टमर पे कब पैसा बना पाते हो, कितने टाइम में, 6 महीने में या 7 महीने में, राइट। तो ये सेकंड लेवल पे है कि आपके जो इकोनॉमिक्स हैं, दोज आर साउंड, बिकॉज मतलब अगर जैसे कि अगर आप एक चीज बेच रहे हो 1000 रुपए की, और आप उस पे आपका ग्रॉस मार्जिन 100 रुपए है, और आपकी मार्केटिंग कॉस्ट 500 या 600 रुपए है, और आपकी बैंडविड्थ कॉस्ट और 200 रुपए है, और टेक्नोलॉजी कॉस्ट और 200 रुपए है, तो अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हो और आप कहते हो हाँ शायद ये कस्टमर मेरे साथ 5 साल तक ट्रांजैक्ट करेगा, तो शायद मैं पैसे बना लूंगा, तो वो तो होगा नहीं कभी, राइट, तो वो तो साउंड नहीं है, तो आपको फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये वो वाला दौर है कि आपको अपना बताना है कि यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स, और यही टाइम पे आई थिंक प्राइसिंग भी थोड़ा क्लियर होना चालू होगी, राइट, कि कितना प्राइस रखना चाहिए। हाँ, मतलब इससे आपकी प्राइसिंग डिसीजंस, मार्जिन डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसीजंस, वो सब आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया, तो आपने फिर मार्केटिंग पे फोकस करना स्टार्ट किया, सेल्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, और बिजनेस के क्या एस्पेक्ट है जिसपे फाइनेंसेस, तो आप पहले से ही बोल रहे हो, फाइनेंसेस पहले से स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर्स आपके स्ट्रांग होना चाहिए बिजनेस के, और वैल्यू भी आप देते ही जा रहे हो। तो इसके बाद बस यही रीजंस थे जिसके जैसे गो आईबीबो इतना हिट हुआ, या और भी कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूं? नहीं, सो देन इसके बाद आपका ये आता है जब आप अपना ये डिसिप्लिन यूनिट इकोनॉमिक्स को आप बिल्कुल एस्टैब्लिश कर रहे हो। और ये जब आप कर रहे थे, आप अकेले थे, आपकी टीम थी, कितने लोग थे साथ में? जब अब अगर हम स्टेज 2 पे आएंगे तो हम 25-30 लोग होंगे, और स्टार्टिंग में सिर्फ आपका आइडिया अकेले थे? 6 लोग थे हम तब। 6 लोग मिलके ब्रेनस्टॉर्म करते थे ऐसा मिलके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा? बिल्कुल। ओके, तो फिर वहां से 6 से फिर जैसे रिजल्ट मिला, 6 से 30 से 300। अच्छा, तो उसके बाद तो ये वाला एक फेज था जो हमने देख लिया कि हाँ ये इकोनॉमिक्स होने चाहिए, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना होना चाहिए, हमारा ग्रॉस मार्जिन इतना होना चाहिए, हमारा टेक कॉस्ट इतना होना चाहिए, हमारे और अदर कॉस्ट इतना होना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं मेगा स्केल पे। अब मेगा स्केल पे आप 2 रास्ते अपना सकते हो, ओके, राइट। अगर आप
तो 20 प्लेयर गेम में हो मेगा स्केल के टाइम, मतलब अगर आपका मार्केट खाली 2-4 प्लेयर का है, तो आप ये भी कह सकते हो मेगा स्केल में कि मेरे को इनएफिशिएंट स्केल करना है। मतलब ये है कि मेरे को मार्केट ग्रैब करना है, पैसे जाएंगे चलेगा कर देंगे बस। हाँ, मतलब मुझे पता है मेरे क्या इकोनॉमिक्स हैं, मुझे सब पता है, बट अभी मेरे को एक ऐसी स्ट्रैटेजी करनी है कि लोगों को निकालना है मार्केट से, राइट? तो वो कहते हैं मेगा स्केलिंग इनएफिशिएंट, ओके, या ब्लिट्ज स्केलिंग। ब्लिट्ज, हाँ ठीक है, आप ब्लिट्ज स्केलिंग पे एक बुक है ब्लिट्ज स्केलिंग, हाँ, यू शुड रीड and maybe do a summary out of it, podcast, right? And the other is efficient mega scaling. So जैसे अभी IND money is in that phase of efficient mega scaling, okay? Which is कि नहीं, we will keep looking at our economics because हम जिस इंडस्ट्री में इस वक्त there are multiple players, right? competitive तो ट्रैवल भी था, बट ट्रैवल में जो हमें तब समझ आ रही थी कि it's not a 20 player game, it's a 3-4 player game, right? ट्रैवलिंग जो है, ऑनलाइन ट्रैवल इज अ 3-4 प्लेयर गेम, राइट? 3-4 प्लेयर गेम, वेयर एज फूड डिलीवरी जैसे 2 लोग हैं, अब 3-4 आ गए ब्लिंकिट वगैरह के साथ, ऐसे नहीं कि 50 लोग होंगे, ज्यादा नहीं, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा होते हैं। अच्छा, सो द पाथ वी चोज एट दैट टाइम वाज ब्लिट्ज स्केलिंग, पाथ वी आर चूजिंग नाउ इज मेगा स्केलिंग। सो स्केलिंग इज द अदर पाथ। ओके, स्केलिंग में यू हैव टू इनोवेट, यू हैव टू थिंक लाइक एट GoIBIBO जैसे हमने काफी रेफरल एंड गेमिफिकेशन प्रोग्राम्स चलाए थे फॉर दिस मेगा स्केलिंग, ताकि ज्यादा एक्वायर कर सके। करेक्ट। तो वो टाइम की थिंकिंग कैसा थी? आपको एग्जिट करना था तब ऐसा लग रहा था कि इसको एक टाइम पे करके एग्जिट करना है, या फिर नहीं? देखो, जब एटलीस्ट पीपल लाइक मी व्हेन वी आर बिल्डिंग बिजनेसेस वी डोंट थिंक ऑफ एग्जिट। ओके, राइट। तो विजन लॉन्ग टर्म ही हमेशा रहता है। या वी डोंट थिंक एग्जिट, वी डेफिनेटली थिंक शेयर होल्डर वैल्यू प्रोटेक्शन। व्हाट इज दैट? क्या है द मीनिंग इज दैट पीपल, आपने एक जगह पे अपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं एज एन इन्वेस्टर, you would want returns now out of it, right? So we as founders, at least me, we definitely are conscious of investor value protection, so we need to give them returns, so we have that in mind always, but we don't have exit in mind. Okay, नहीं, कई सारे लोग की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, मतलब पहले ही वो लोग ये गेम सोचते हैं कि हमें एक टाइम पे खत्म करना है, ऐसे I don't think ये आपके हिसाब से सही नहीं है, ऐसे कुछ बनता ही नहीं है, राइट? देखो, इसमें अगर आप कुछ भी शॉर्ट कट लोगे तो कुछ नहीं बनेगा, राइट? मैंने एक बहुत पावरफुल लाइन सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बताना आपको भी। हमेशा प्ले लॉन्ग टर्म गेम विद लॉन्ग टर्म पीपल। ये आप रेजोनेट करते हो इस चीज से? देखो, इस गेम में लॉन्ग टर्म ही है, शॉर्टकट्स है ही नहीं। तो जो लोग शॉर्टकट जा रहे हैं उनको बोलना चाहिए ये मत करो, ये रास्ता सही नहीं है। देखो, शॉर्टकट है ही नहीं ना, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ, मतलब जैसे हमारी इंडस्ट्री में रेगुलेटरी वेरिएबल्स हैं, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हो जाते हैं, सडनली जैसे हो गया, कोविड हो गया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री बैठ गया उन 2 साल, राइट? तो अब वो तो प्रिडिक्टेबल भी नहीं था, तो जिसने अपना शॉर्ट टर्म प्लान बना रखा था वो तो मर गया, राइट? एग्जैक्टली। सर, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं वो टाइम पे आपको क्या लगता है कब लोगों को फंडिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए? क्योंकि कई बार लोग फंडिंग के पीछे ही रहता है, तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? नहीं, देखो, अगर आपको स्केल करना है और अगर आप स्पेशली कंज्यूमर बिजनेस कर रहे हो, बिकॉज कंज्यूमर बिजनेस में क्या होता है, आपने 100 रुपए आज खर्चे, आपका पे बैक कुछ भी हो सकता है, 6 महीने से 2 साल पोस्टपोन पे बैक होता है, राइट? कि आपने अगर 100 रुपए खर्चे 10 कस्टमर पे आज, लेकिन आपको ये जो 10 कस्टमर हैं ये 6 महीने में भी आपको पैसे वापस दे सकते हैं, प्लस प्रॉफिट दे सकते हैं, 8 महीने में भी, 12 महीने में भी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? 14 महीने में भी, 16 महीने में भी, और उसके ऊपर तो क्रीम है, ठीक है? तो आपको अगर ये स्केल करना है और R&D में इन्वेस्ट करना है तो आप यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, राइट? कुछ बिजनेसेस ऐसी होती हैं जो कि एंटरप्राइजेस की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, तो उन बिजनेसेस में क्या होता है, पहली ही ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट मिल जाता है कस्टमर से, ठीक है? तो उसके वजह से उसको फिर फंडिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको तो कैश फ्लो पहले ही दिन मिल रहा है, तो वो बूटस्ट्रैप कर सकता है, और वो अपने कैश फ्लोज यूज कर सकता है।
पर जो बिजनेस मॉडल में आप कस्टमर तो आज लेके आ रहे हो, एंड आई एम टॉकिंग वैल्यूएबल बिजनेस मॉडल्स, जिस बिजनेस मॉडल में आप कस्टमर आज लेके आ रहे हो और कस्टमर आपको पैसे अगले 12 महीने 14 महीने में दे रहा है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो लानी चाहिए। राइट, क्योंकि अकेले हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, तब हमें हेल्प की चाहिए तुझे। इट्स वेरी नाइसली, बहुत सिंपली आप ये बहुत सारी बातें बहुत सिंपल वर्ड्स में आप बता रहे हो, इससे पता चलता है आपका एक्सपीरियंस। तो लेवल ऑफ क्लैरिटी आई थिंक बहुत ज़रूरी है हर इंसान को, मुझे भी चाहिए। मैंने ऐसा सीखा है सर, मुझे लगता है ना लाइफ में जितना आप क्लियर रहोगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, और जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो कि वो क्लैरिटी मिलते जाती है। आपने भी बोला आईबीबो में जब आप काम करते हो वो फोकस था कि ऑनलाइन ही करना है, सिंप्लिसिटी और सिंपल चीज़ों, ऐसा नहीं 10 चीज़ें करनी, एक चीज़ करनी है, अच्छे से करनी है, डेप्थ में करनी है। बट आजकल का टाइम ऐसा फोमो वाला टाइम है, सब मेरे साथ भी हुआ है भाई, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है। तो वो टाइम पे ये एक बैलेंस होना, क्योंकि ये इसका बैलेंस मेरे को आप में दिख रहा है कि आप एक चीज करते हो, अच्छे से करते हो, लेकिन फिर चेंज भी करते हो, बट एक टाइम बाद करते हो। मतलब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे इसमें लॉन्ग टर्म खेलना है और मैं इसमें डाल रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, बट साइड में मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दिखी, मुझे लगता है ये भी करना चाहिए, इस पर मुझे लॉन्ग टर्म ही खेलना है। फोमो भी होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो से बहुत सारी चीज करना है। तो वो चूज कैसे करें, अपने नैरो डाउन फोकस नैरो डाउन कैसे रखें? आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप बहुत? हाँ, अच्छा, सो आप ओके, सो यू से, सो देखो, आंसर इज वेरी सिंपल, यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। और वो वन थिंग कैसे समझ में आएगा? लेकिन वन थिंग, you should be very passionate about it. You should be you should know the domain well, and it should make money. ये तीनों चीजें इंटरसेक्ट कर, तो ये इंटरसेक्शन ऐसा हुआ था, आप जितने भी ये तीनों चीजें इंटरसेक्ट हो जाएं तो फिर आप बाकी सब भूल जाओगे। It's very nice. तो अगर आप फोमो की वजह से आपको कुछ और चीज दिख रही है, चमकता हुआ सितारा, कुछ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी है बहुत, लेकिन आपको यही नहीं पता, उसका डोमेन नहीं ठीक तरह से समझ आ रहा, या वो कैसे पैसे बनेंगे उसमें से, और शायद आप पैशनेट भी नहीं हो उस पर, पैशन नहीं है, तो ये तीन चीज, और आइडियली आई थिंक ये तीन ऐसा फिल्टर्स डाल देंगे तो वो कट जाएगा कि हाँ इस पे मेरा पैशन तो नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है बट पैशन नहीं है, पैसा नहीं बन रहा है। राइट, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। आई थिंक ये चीज आपको ऑफिस से लिख के मैं डाल दूंगा, क्योंकि आप वो लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई मैक्सिमम आज लोगों का प्रॉब्लम ही हम फोमो में रहता है, हमें ये भी करने का मन करता है, वो भी करने का मन करता है, बट मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में मुझे ये समझ में आया, एक चीज करो, अच्छे से करो, उसमें ही पैसे बनाओ, एंड देन मे बी वो एकदम एक स्केल पे पहुंच गया जब आपकी जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, देन यू कैन स्विच टू अदर। तो आईबीबो, गोआईबीबो, मर्जर, ये सारी चीजें हुई, उसके पीछे भी कुछ इससे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोगों को नहीं पता, में भी एक लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने सीखा था, अपने एक्सपीरियंस से, जो आप शेयर करना चाहोगे ये पूरी जर्नी में आईबीबो की? नहीं, देखो, लेसन सिंपल है कि अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हो अपनी टीम के साथ, आपको उसको एक इवेंचुअलिटी पे ले जाना है। इवेंचुअलिटी, राइट? यू वांट टू टेक इट टू अ पिनेकल फाइनली, राइट? यू वांट टू टेक इट टू अ कंक्लूजन। ओके। जो कंपनी है उसकी एक जर्नी की एक कंक्लूजन होनी चाहिए, एक माइलस्टोन होना चाहिए। राइट, माइलस्टोन। सो गोआईबीबो इज अ वेरी फेमस ब्रांड आज की डेट में भी। राइट, एग्जैक्टली। रेडबस इज अ वेरी फेमस ब्रांड, पेयू इज अ फेमस प्रोडक्ट, राइट, एंड पॉपुलर प्रोडक्ट, एंड ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस मेक मनी। राइट। तो ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुई हैं, राइट? चाहे तो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होती हैं, वो दे लिव विदाउट द creator of those institutions, बन गया वो। So that is the biggest learning, right? I mean, I feel good कि ये सारी institutions create हुई हैं without, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इनके साथ, but still वो survive कर रहा है। Not just surviving, thriving, right? हाँ। देखो, एक बार कोई चीज़ होती है तो वो by fluke by ऐसे हो सकती है, बट आपने वो रेगुलरली किया है, तो कुछ कॉमन पैटर्न्स जो देखे सब बिजनेस में, यही कोर फंडामेंटल्स होते हैं जो पकड़ लो आप और किसी भी बिजनेस को आप हिट कर सकते हो। देखो, आप जो है ना, जो आप टाइमलाइन देख रहे हो, वो आप देख रहे हो माइलस्टोन्स, राइट? बट गोआईबीबो बनने से पहले बहुत सारे फेलियर्स हैं, पेयू बनने से पहले स्ट्रगल्स हैं, राइट? रेडबस तो एक्विजिशन थी, तो वहाँ तो अलग किस्म की स्ट्रगल्स थी, खैर। राइट, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम सिर्फ जो माइलस्टोन्स होती है, जो अचीवमेंट्स है, जो चमकता हुआ दिखता है, आइसबर्ग का ऊपर टॉप का हिस्सा वही दिखता है, उसके बारे में मैक्सिमम बातें होती है, बट आई थिंक उससे ज्यादा बातें होनी चाहिए फेलियर्स के बारे में, क्योंकि आप जहाँ पे पहुंचे हो, कितनी चीजें, कितने प्रॉब्लम्स, मुशक्कतें, एफर्ट्स पीछे गए हैं, वो लोगों को दिखता नहीं है। तो समझ चाहूंगा कुछ आप अपने फेलियर्स और कुछ ऐसी चीजें शेयर करो जिससे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ देखो ये भी होता है, इतना भी होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसा इंस्टेंट्स। देखो, जब आप सबसे पहले आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट चालू करना चाहते हो, बोलते हो एक मैं MVP बनाना चाहता हूँ, और आप
एक दो टीम मेंबर्स को पकड़ते हो या को फाउंडर्स को पकड़ते हो, टीम प्रॉब्लम होती है सबसे पहले, पहली 3 महीने में। ठीक है, फिर उसको आप टैकल करते हो, फिर आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डालते हो, आपको समझ आती है कस्टमर्स को क्या चाहिए, आप एक्साइटेड हो, कोई और एक्साइटेड नहीं है। फिर उसके बाद आप वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को आगे बनाना चाहते हो, तो आपकी बहुत सारी चीजें फेल होती हैं। फिर उस प्रोडक्ट को आप डालते हो और आपको पता चलता है तो पूरा एग्जीक्यूशन ही गलत था। अच्छा। फिर आप दोबारा बनाते हो। कुछ एग्जांपल है इसका, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? बहुत सारी चीजें, राइट। आई मीन IND मनी का एक फेज 0 प्रोडक्ट जो हमने बनाया था, बहुत प्रॉब्लम्स थी उसमें, उसको फिर दोबारा बनाया हमने। जैसे कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो इसके, इससे थोड़ा स्पेसिफिक होके कि ये ऐसे ही हम कर रहे थे, हमने सोचा ऐसा था? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको गोवा वीवो का एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पे हम बना रहे थे एक प्रोडक्ट, फ्लाइट्स प्लस होटल्स। फ्लाइट्स प्लस होटल, ओके। तो उसमें थीसिस ये था कि भाई लोग जाते हैं उड़ के यहाँ से वहाँ, लेकिन किसी होटल में तो रहते ही हैं। Exactly. तो अभी अलग अलग बुक करते हैं, इकट्ठे बुक करवाएंगे हम। तो वो हमारा गो टू मार्केट प्रोडक्ट था। तो वो लेकिन प्रोडक्ट नहीं चला। उसमें क्यों नहीं चला? उसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि एग्जीक्यूशन खराब थी, जो टीम बना रही थी वो भी ठीक नहीं थी। अच्छा। जो UX था और जो यूजर जर्नी थी वो भी गलत थी। अच्छा। यूजर रिक्वायरमेंट के साथ भी मैचिंग नहीं थी। यूजर को अलग अलग बाय करने का बिहेवियर है, वो तो एक पूरा बिहेवियर चेंज हो रहा था। सो दैट वाज अ फेलियर। तो अब वो हुआ तो फिर हमने उसको किल किया। हमने बोला वो हमारा गो टू मार्केट होगा। फिर उसके बाद हमने फिर फ्लाइट्स अलग बनाया, होटल्स अलग बनाया। राइट। तो वो हमेशा पिवट आप करते रहे, एक ट्रायल और पिवट करते रहे। चेंज इज अ मस्ट। राइट। बट ये भी कब आपको रियलाइज होता है? जैसे 2-3 काफी सारे इंपॉर्टेंट बात है। खैर, पहले तो आपने बोला एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है, तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? समझ में आता है कि एग्जीक्यूटर नंबर्स नहीं, अगर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, नंबर्स तो आपको जब बिजनेस बन गया होता है तब समझ आता है, राइट। जब ट्रैफिक आ रहा है आपके पास और कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब आप देख रहे हो। बट अगर उससे पहले वाली फेज में देखो, जब आपकी टाइमलाइंस मिस हो रही हैं 1 बारी 2 बारी, देन आपको रेड फ्लैग, लाल झंडा खड़ा करना है। राइट। ये बहुत अच्छी चीज बोला आपने, मतलब टाइमलाइंस होना चाहिए, डेडलाइन। हाँ, अगर टाइमलाइन मिस हुई, पहली होगी चलो ठीक है, तो ये मतलब एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम। दूसरी होगी तो इसका मतलब अब आगे तो नहीं होगी। ओके। तो ये एक जिस पर हमें काम करना चाहिए, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। टीम में क्या प्रॉब्लम्स होती है? मतलब आपने एग्जीक्यूशन बोला, फिर टीम की प्रॉब्लम थी। वही एग्जीक्यूशन का मतलब ही टीम की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, राइट। कुछ चीजें होती हैं जो कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज होती हैं, पर ज्यादातर टीम की प्रॉब्लम होती है। और टीम की ये प्रॉब्लम होती है कि जो पैशन आप में है, वो जो आपके साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, कर रही है, उसमें नहीं है, राइट। तो वो पर्सन इज नॉट पैशनेट एंड एक्साइटेड, तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हुए वो आपका आइडिया पहले ही बोलने लग जाती है कि बेकार आइडिया है, ये नहीं चलेगा, नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव वाइब आ जाता है उसमें, नेगेटिव लूप आ जाता है, फिर कोई नहीं कुछ एग्जीक्यूट करता। अच्छा, ऐसा होता है। उसको काटना है आपने जल्दी से जल्दी। तो ऐसे लोगों को फायर कर देना चाहिए कि चेंज, मतलब फायर वर्ड यूज करो, चेंज फास्ट। तो उन्हें तो नहीं चेंज कर, ऐसा होता है कि आप हैव यू ट्राइड चेंजिंग? करना मुश्किल है, लोगों को चेंज करना मुश्किल है। जो नेगेटिव लूप में चले जाता है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। बेटर ऑप्शन ये है कि हम कोई और लेके आए जो ज्यादा एंथुसियास्टिक है उस प्रोडक्ट को लेके। और आपने क्या बोला था, एक आपने बोला एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम, टीम का प्रॉब्लम, और UX आएगा आपने बोला था कि वो तो चलो खैर उसमें ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें, टीम फॉर्मेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, लाइक क्यों नहीं चला आइडिया, एग्जीक्यूशन फेलियर कैन हैपन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। सेकंड प्रॉब्लम इज टाइमिंग, कि इस आइडिया का भी टाइम ही नहीं आया था। राइट। इसका तो अभी टाइम ही नहीं आया था। राइट। जैसे क्विक कॉमर्स अगर आप देखोगे इस वक्त, जो कि बहुत ही इज ऑन फायर, अभी आज की डेट में जनता कन्वीनियंस फी दे रही है। आप 7 साल पहले चले जाओ, कोई भी 25 रुपए नहीं देना चाहता था किसी भी डिलीवरी की। राइट। सो सारा चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया ना। तो 7 साल पहले भी मेरे ख्याल से ट्राई हुआ था क्विक कॉमर्स, 10 साल पहले भी, लेकिन टाइम नहीं आया था उस आइडिया का। राइट। आई थिंक ये सर बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मैंने ना एक TEDx टॉक भी देखा था जिसमें ना उस बंदे ने काफ़ी मल्टीपल कंपनीज की रिसर्च करके उसने बताया था टॉप 5 रीजंस व्हाई बिजनेसेस फेल, ऐसा कुछ उसका टाइटल था। तो उसमें ना उसने टीम, एग्जीक्यूशन, आइडिया, बहुत सारी चीज़ें लिखा था, लेकिन नंबर 1 पे उसने लिखा था टाइमिंग। और उसमें उसने एग्जाम्पल भी दिया था कि अमेजोन जैसा आया है
अमेजोन से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया क्रैक करने का, विथ वेरी ग्रेट माइंड, वेरी ग्रेट पीपल, लॉट्स ऑफ फंडिंग, बहुत सारी चीज़ें थी, बट टाइमिंग सही नहीं था। तब इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, वो यूज़र फ्रेंडली लोग इतना यूज़ नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं था, वो बिल्ड हुआ। उसके बाद अमेजोन सही वक्त पे सही टाइम पे आया, सही टाइम पे, तो वो फट गया। चाहे अमेजोन आया चाहे कोई भी आया, पर टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक IND का भी टाइमिंग बहुत परफेक्ट अच्छा था, आपको लगता है सर? ठीक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था क्योंकि अगर हम कोविड के दौरान, हम जैसे कि ट्रैवल इंडस्ट्री गॉट हर्ट ड्यूरिंग कोविड, वो उधर पे फिनटेक्स एंड इन्वेस्टमेट टुक ऑफ, बट उस टाइम हम बना ही रहे थे 2020 में। आने से पहले बना रहे थे आप? नहीं, 2019 में तो हमने MVP टाइप का लॉन्च किया, राइट? लेकिन 2020 में उसको हम बना रहे थे प्रोडक्ट को, राइट? प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है, राइट? तो जब हम बना रहे थे तब कोविड आ गया था। हाँ। लेकिन हमारा प्रोडक्ट पूरा तैयार नहीं था तब। ओके हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ 2021 में ठीक तरह से, जब कोविड जा रहा था, तो हमने वो वाला कोविड का दौरान थोड़ा सा मिस कर दिया। बट स्टिल आई थिंक इट वाज not bad, it was bad, but could have been better. हाँ, क्योंकि अगर आपने और लेट, थोड़ा सा 1-2 साल और लेट कर दिया होता कि और यही होती है टाइमिंग की बात, यही होती है, टाइमिंग क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम यही चीज 2012-13 में शुरू करते, गलत होता। सस्टेन ही नहीं एक तो पाइपलाइंस नहीं थी, ठीक है, और अगर हम यही चीज ज्यादा देर में भी शुरू करते, वो भी गलत था। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज के टाइम पे जैसे अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट आइडियाज, मतलब नीश या कुछ आप बताना चाहोगे आज के लिए ये चीज करना सही है टाइमिंग के हिसाब से बिजनेस में? देखो, अभी एक सबसे बड़ा फर्क ये आ गया है जो मैंने देखा है चेंज पिछले 10 साल में। नंबर 1 इज कि अब सब लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन पे हैं, ठीक है, और स्मार्टफोन उनका प्राइमरी वे ऑफ कम्युनिकेशन, कंजम्पशन, ऑल काइंड्स, राइट? तो आपने सबसे पहले जो भी आप आइडिया सोच रहे हो, वो आप देखो, आप जो स्मार्टफोन एक आदमी के हाथ में है, उसको कैसे लेवरेज किया जाए, उसकी कैपेबिलिटीज, कैमरा, वीडियो कैपेबिलिटी, लोकेशनल कैपेबिलिटीज, राइट, इंटेलिजेंस इन दैट। ओके। एक तो वो सबसे बड़ा चेंज आया है पिछले 10 साल में, राइट? आज की डेट में एक प्लम्बर भी के पास भी मोबाइल है, एक पेंटर के हाथ में भी स्मार्टफोन है, राइट? अभी मेरे घर पे पेंटिंग चल रही है, हाँ. तो उसके पास भी प्रॉपर स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन वो पेंटिंग कर रहा है और इधर उसका म्यूजिक वीडियो चल रहा है, ठीक है? हाँ. एक ये चेंज आया। दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये आया कि कस्टमर अब कन्वीनियंस के लिए पैसा देना चाहता है, जो पहले नहीं देना चाहता था। तो दूसरा एक ये सबसे बड़ा चेंज आ गया है, जो ऐसा नहीं था। तो अभी स्केल है और इकोनॉमिक्स भी हैं। आइडिया क्या सोचना चाहिए वो तो देखो, डिपेंड करता है कि लोगों को कौन सी परेशानी, विच प्रॉब्लम दे वांट टू सॉल्व, राइट? इज व्हाट कैन दे रिलेट टू दैट प्रॉब्लम। लाइक जैसे IND मनी, आई कुड रिलेट टू द प्रॉब्लम, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस एंड इजीली बीइंग एबल टू इन्वेस्ट दोस पर्सनल फाइनेंसेस, राइट? मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा अगर ये मेरे को प्रॉब्लम है, बाकियों को कोई नहीं है, और अगर मैं सॉल्व करूं तो लोगों को वैल्यू लगेगी या नहीं लगेगी, राइट? सो पीपल हैव टू फिगर आउट द प्रॉब्लम्स। सेक्टर्स बहुत हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, रेगुलेटरी टेक इन फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ में काफ़ी इनोवेशन बाकी है, इंश्योरेंस में काफ़ी इनोवेशन काफ़ी बाकी है। Education, again, one needs to rethink because education has taken a beating, but there are ways to find innovation in education. Right. तो आइडियाज के लिए आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसे मैंने कहीं तो कोई तो बुक में पढ़ा था, स्क्रैच योर ओन इच। आपको जो तकलीफ हो रही है आप उसका ही सोल्यूशन क्रिएट करो, और वो क्योंकि आपको प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा चांसेस और भी बहुत सारे लोगों को होगा, तो आप अपने लिए प्रोडक्ट क्रिएट करोगे तो वो दूसरों के लिए भी हो सकता है। You can relate to the product, right? Right. ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। काफी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एग्जैक्टली, इट्स वन ऑफ द वेज। ओके, बट जहां तक मैंने अपना देखा है कि जो प्रॉब्लम मैं खुद रिलेट कर सकता हूँ और काफी पेन महसूस कर सकता हूँ, उसकी एग्जीक्यूशन बेटर होती है। हाँ, बिकॉज आई थिंक यू आर द फर्स्ट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, राइट? करेक्ट। अगर आपकी प्रॉब्लम वो प्रोडक्ट से सॉल्व होगी तो सबसे बड़े अच्छे टेस्टिमनी आप ही रहोगे, वो मार्केटिंग में भी हेल्प मिलेगी, आई थिंक सो आइडियाज के लिए आई थिंक ये बहुत एक अच्छा तरीका है, वन ऑफ द तरीका, कि आप अपना खुद के लाइफ में प्रॉब्लम देखो और क्या आप अपनी उन प्रॉब्लम्स के कुछ सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर आपका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, IND मनी अभी राइट नाउ नहीं है,
स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आप कौन सा आइडिया पकड़ते हैं अभी के टाइम पे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। फिर भी मतलब एक नहीं, मैं यही पकड़ता, ये आई मनी अगेन फाइन। लेकिन अभी बिकॉज अभी भी देखो, अगर आप देखोगे इन्वेस्टिंग में काफी प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट किया है, बट पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट which is helping people improve their personal finances across family members, अभी भी किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया because it's a difficult problem. जैसे पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो उसका कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना। करेक्ट। तो आप आई मनी उस पे काम कर रहे हैं? राइट, आई मनी ऑलरेडी हैज फैमिली स्ट्रक्चर। ओके, अभी राइट नाउ आपका फ्यूचर का विजन क्या है? अब ये सब आई मनी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वेरी नाइस, और क्या आगे आप क्या सोच रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एआई रिलेटेड पकड़ लेते हैं हम, आप देख रहे हो एआई आते जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि एआई बोल रहे लोगों की जॉब्स लेगा? आप करंटली यूज़ कर रहे हो एआई का? जैसे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग के लिए भी लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं एटलीस्ट कि एआई मॉडल्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो लोग आपको बताएंगे इससे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा? ये आपको इसमें कितना सच्चाई लगती है, और एआई से रिलेटेड आपका ओपिनियन क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, एआई अब रियलिटी है, तो एआई को हम सबको एम्ब्रेस करना चाहिए। दूसरा मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, एक तो है जेनरेटिव एआई, ओके, जेन एआई। ओके, जेनरेटिव एआई का एक यूज केस है, जैसे कि हम आई मनी पे आज की डेट में यूजर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं कंपनीज के बारे में वाया जेन एआई, ओके, समराइज्ड बुलेट इंफॉर्मेशन, कंपनी फास्ट इंफॉर्मेशन, राइट। तो आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टेड हैं किसी एक स्टॉक पे, एप्पल पे, अब आपको एप्पल के बारे में तो 50,000 जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो जहां आपका माई स्टॉक्स का पेज है आई मनी पे, वहां पे आपको एक जगह पे एप्पल की बुलेट इंफॉर्मेशन आएगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, विच कीप्स यू इन्फॉर्म्ड। सो एक वो तरीका है, एक वो एग्जाम्पल है जेन एआई को यूज करने का। तीसरा, आप एआई को यूज कर रहे हो कस्टमर सर्विस में, और इस ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनमें आप एआई इस्तेमाल करोगे और करना पड़ेगा आपको। तो एआई एक जरूरी चीज है। तो इट इज हेल्पिंग बिजनेस आपका, वो उसका यूज करने के से बहुत पैसे बच रहे हैं, ऐसा हो रहा है? अब ये मुझे नहीं पता पैसे बच रहे हैं, क्योंकि हमने तो शुरुआत ही एआई के साथ की ना। अच्छा, ओके। तो ऐसा तो नहीं था कि वहां पे 1000 लोग बैठे थे न्यूज लिख रहे थे और फिर सडनली वो चले गए और ये हो गया, राइट। स्टार्टिंग से ये आया था, स्टार्टिंग से ये आया था, बट एआई जो है वो अब असलियत है, तो उसको आप उससे पीछे नहीं हट सकते। यू हैव टू एम्ब्रेस इट, यू एज अ क्रिएटर हैज टू एम्ब्रेस इट। जैसे हम लोग तो यूज कर रहे हैं, और मैं पर्सनली हमारे जो छोटे मोटे बिजनेस है उसके अंदर मैं देख रहा हूँ यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक बुक की पूरी समरी बनानी है, वीडियो की बुक समराइजेशन एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, राइट। तो हमें पहले पे करना पड़ता था समराइजेशन के लिए, अब हमने एआई को ट्रेन कर रहे हैं इतना अच्छे से कि एक लड़के से ज्यादा अच्छा समराइज वो करके हमें दे देता है। इवन ऑडियो रिकॉर्डिंग में, अगर जैसे पहले ऑडियो बुक होती थी, हमारा एक प्लेटफॉर्म जहाँ हम वीडियो बुक क्रिएट करते हैं, मतलब पूरी बुक का एक वीडियोस की तरह आप देख लो, क्योंकि बोर कम होगा और एनिमेशन फॉर्मेट में देख लेंगे। तो ऑडियो के लिए भी अब एआई आ गया है, अब आई थिंक वीडियो के लिए भी एआई बनते जा रहा है। तो उससे जो कॉस्टिंग हम लोग की जो पहले बहुत ज्यादा हो रही थी ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और वो और सिस्टमाइज होकर मतलब बहुत कम लोग में बिजनेस चल सकता है। करेक्ट, सो ये तो रियलिटी है। तो ऐसा या आई मनी भी ऐसा आपको लग रहा है हो रहा है या होगा आगे? नहीं, हो रहा है और ये रियलिटी है। और कोई ऐसी बात है सर जो अभी एक लड़का है या बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ लेसन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो जिससे उसको याद रख के चलना चाहिए? नो, देखो लेसन सिंपल है कि अगर आपको धंधा बनाना है तो लॉन्ग टर्म सोचना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, एंड वो एग्जीक्यूट जल्दी इसलिए करना होगा, जितना जल्दी एग्जीक्यूट करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे, फीडबैक लूप मिलेगा, उतनी जल्दी ही आप अपना इम्प्रूवमेंट करोगे, आइट्रेशन करोगे, और चांसेस कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो की तरफ लेके जाओगे। तो इसलिए फास्ट एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, सराउंड योरसेल्फ विद गुड टीम मेंबर्स, गुड पीपल, वेदर को फाउंडर्स और टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स खराब है तो भगाओ, चेंज करो, ठीक है। मतलब उसमें अगर आपको कुछ भी नेगेटिव लोग आ गए तो आप नहीं बना पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके, तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है, आप अपने से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि आप जो भी बना रहे हो उसमें आप सीख रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका बिजनेस आइडिया और प्लान डे 0 पे है वही चीज डे 7 पे रहे, क्योंकि आप काफी सीख रहे हो,
जब आप डे 0 शुरू करते हो वर्सेस डे 90 पे आते हो, तो आप बिना बात पे पागलपन प्यार मत करो अपने आइडिया से डे 0। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आप का जो आइडिया है वो कस्टमर्स वैल्यू कर रहे हैं, उससे पैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। वो जो पागलपन प्यार है, वो फिर वो आइडिया मर ही जाता है, राइट? तो दैट इज द मेन थिंग। तो उस लर्निंग से आप क्या और कर सकते हो अगर वो चीज नहीं चल रही है, राइट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने, जो प्यार, क्योंकि कई बार हमें एक आइडिया आता है, हमें बहुत अच्छा लग जाता है और हम उसको गिव अप पकड़ लेते हैं, बच्चे की तरह। बच्चा है हमारा, उसे छोड़ेंगे नहीं, और वो उसके साथ मतलब हम भी मर जाते हैं, वो बच्चा भी मर जाता है। तो बेटर है कि आप उसको छोड़ दो। करेक्ट। बेटर है उसको, मतलब एक बच्चे की तरह ना देखो, एनालॉजी थोड़ी सही नहीं है, बट ये बच्चे की तरह ना देखो, यही एक लेसन हो सकता है कि वो आइडिया है, उसको आप इवॉल्व कर सकते हो और फीडबैक के थ्रू आपको इवॉल्व करना चाहिए। इसमें आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करी, पहले तो आपने बड़ा विजन रखने कहा, जो माइंडसेट का एक चीज है, माइंडसेट में बड़ा विजन जरूर रखो। सेकंड, एग्जीक्यूशन पे इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन वाले पॉइंट में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग आई थिंक यहीं पे सफर कर रहे हैं, यंगस्टर्स मैक्सिमम लोग जो ज्यादा नहीं कर पा रहे। आई थिंक एग्जीक्यूशन इज द की। तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड आप कुछ और डिटेल में बताना चाहोगे, क्या चीज पे फोकस करना चाहिए? थिंकर्स के बजाय डूअर्स बनो, ये बोला जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ बात है? या देखो, एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आपको प्लानिंग, प्रॉपर क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए, पर इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। वेरी क्लियर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है? ओके। तो अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, IND मनी का नहीं, कोई भी आप एग्जाम्पल दो मुझे, मैं फिर आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है। जैसे आप ले लो ये एग्जाम्पल कि हमारे को ये कमरा बनाना है, ठीक है? अब इस कमरे में काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इस कमरे को यूज़ करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए, और पहला माइलस्टोन क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है? सो माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स टू एग्जीक्यूट। अभी क्या होता है, जब कुछ प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, और हर आदमी माइलस्टोन, फाइनल माइलस्टोन देख रहा है, तो वहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उस माइलस्टोन को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दो। तो सबसे पहला माइलस्टोन है ये, जैसे कि अगर आप कहते हो मेरे को अपना घर पेंट कराना है पूरा, ठीक है, और आप रह भी रहे हो, सो द बेस्ट इज आप एवरी बेडरूम, आप हर बेडरूम को पेंट करो। इकट्ठे लग जाओगे तो विल बी chaotic, मिस्टेक्स, एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स। समझ रहा हूँ, मेक सेंस। सो बेबी स्टेप्स, आई थिंक ये बेबी माइलस्टोन्स, बेबी विंस एंड बेबी माइलस्टोन्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार व्यूअर्स हमारे भी होते हैं, वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कोई बुक से, मैं बिलियनर बनूंगा, बट उनसे पूछो कि आपने कभी $1 मिलियन का भी बिजनेस किया है? नहीं। क्या आपने कभी $1,000 का बिजनेस किया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। और डायरेक्टली विजन ऐसा, मतलब हद पार, कुछ उसमें लॉजिक ही नहीं है। तो बेटर ये कि आप उसको छोटे छोटे तोड़ लो। मुझे तो लगता है ऐसे कि आई थिंक सबसे पहले तो पहले कस्टमर्स पे काम करो। वो आपने भी जब बताया नहीं, पहले 10 लोगों पे काम करो। हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है डायरेक्टली कि यार 1000 लोग चाहिए, और हजारों पे मेहनत करते हैं, बट ये फोकस तो आई थिंक वो 10 लोगों के ऊपर फोकस करेंगे तो वो बेटर, वो 10,000 बना देंगे आपको 10 लोग। लेकिन हमारा फोकस वैसा नहीं। तो आप यही बोल रहे हो कि बेबी स्टेप 10 लोगों से भी पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको पहली चीज एग्जीक्यूट करनी है, आपको ये सोचना है कि आप क्या एग्जीक्यूट करोगे, आपको सबसे क्या एग्जीक्यूट करोगे विद द फर्स्ट माइलस्टोन, फर्स्ट बेबी माइलस्टोन, ठीक है? पहली चीज क्या करोगे आप एग्जीक्यूट, पहली चीज, ताकि आप पहले 10 कस्टमर्स के सामने डाल सको। ओके। और क्या क्या नहीं करोगे, पहला माइलस्टोन क्या है, या अगर आप ये भी कहते हो कि चलो 10 कस्टमर नहीं, ताकि मैं अपने इंटरनल एम्प्लॉयज के सामने ये प्रोडक्ट टेस्ट कर सकूं, पहला माइलस्टोन। वो प्रोडक्ट रिलेटेड जो होगा, जैसे हमने रूम का एग्जांपल लिया, तो पहले में भी शायद दरवाजा रहेगा या फिर खिड़की होना जरूरी है। तो ऐसे हम एक माइलस्टोन छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे बनाएंगे। हाँ, बाद में रख, फिर साउंड प्रूफिंग बनाएंगे, राइट, फिर हम टेबल खरीदेंगे, राइट। एक MVP के थ्रू मतलब चालू करना है। MVP से भी पहले का स्टेप है एक्चुअली ये थोड़ा। ओके। जो मेन आपको एक फ्लो में लाना चालू करे, बेबी स्टेप, बोलते हैं ना, हाउ टू ईट एन एलिफेंट 1 स्पून एट अ टाइम। वो तो एक छोटे छोटे स्टेप, स्मॉल स्पून, लाइक स्मॉल बाइट्स एट अ टाइम, और वो करने लग जाओगे तो स्मॉल बाइट्स शुड बी 3 days, 5 days ऑफ एग्जीक्यूशन।
3 days and 5 days. या 3-5 ये 3 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ? 3 days, 5 days of execution, not 3 weeks, 5 weeks. Right. Exactly. हम कम टाइम में, आई थिंक वो आपकी एक फिलॉसफी मुझे दिख रही है लॉन्ग टर्म में, जैसे आप पहले 1 साल के बजाय हम क्वार्टरली करते हैं, वो नैरो डाउन करके जल्दी फीडबैक मिले, बेसिकली एक क्रक्स चीज का ये निकलता है, राइट? तो आप भी ऐसी, आई थिंक ये 3 day 5 day का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लोगों को करना चाहिए। हम लोग जो गोल सेट करते हैं कई बार ईयरली गोल्स, साल में ये करना है या साल का बहुत सोचते हैं, बेटर आप 3 day गोल सेट करो, 3 day गोल, 5 day गोल सेट करो और उसको जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करो, एंड दैट विल बी मच ईजियर। जैसे कि बुक लिखना है तो पूरी बुक मत सोचो, सिर्फ सोचो कि यार इंडेक्स क्या होगा या फिर फर्स्ट चैप्टर के 3 पैराग्राफ्स क्या होंगे, वैसा लिख लेंगे हम तो इट विल या इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स लिख लो, वो हमारा होगा, राइट? वो गोल होना चाहिए, राइट। फाइनल क्वेश्चन पूछने से पहले, आप बुक्स पढ़ते हो? नॉट मेनी। अगर कोई आपकी फेवरेट बुक्स है तो कौन सी बुक्स है? जैसे आपने ब्लिट्जस्केलिंग का तो एग्जांपल मुझे दिया था। ब्लिट्जस्केलिंग इज बाय रीड हॉफमैन, अमेजिंग बुक, यू शुड रीड इट। आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। आई एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू एवरीवन, ओके। Not now, but 2-3 years ago, right? So you should definitely read it and do a summary of it. I think it's pretty exciting. Right. और भी ऐसी कोई बुक्स है जो आपने पढ़ी है? Many books, right? Like, but I'm not a big book reader. And उसका difference ये है because also now the information that is coming to us is from a very different source altogether now, right? Like summarized information is coming. हम लोगों को every day there are so many documents, so much of information and content coming from so many places, right? Right. Makes sense. So I'm not 100% sure, like how much is the book reading habit? Is it changing? Is the book reading habit changing? I think book reading is a very good first step for people, because maximum लोग, I think mindset है ना अच्छा नहीं है, और बुक्स मुझे लगता है लोगों को वो फर्स्ट लेवल पे ला देता है माइंडसेट। जैसे आपका लाइफ माइंडसेट ही ऑलरेडी अचीव है, तो आई थिंक वो आपके लिए इतनी वैल्यूबल आपको नहीं लगता कि आप इतना नैरो डाउन, और वो नहीं, ऑल्सो बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा कंटेंट इज बीइंग हिट एट मी एवरी डे, तो और क्यों कंटेंट आपको चाहिए? ऑलरेडी आपको पता है आपको क्या करना है, मतलब मेरे को पता है ये एक डॉक्यूमेंट आया है व्हिच आई नीड टू रीड, राइट। और मुझे लगता है ना, जो फर्स्ट लेवल, जैसे मैं था, मैं अगर एक छोटे मतलब एक झोपड़े से आ रहा हूँ या फिर एक स्लम में रहता था, वहाँ पे ना पहला लेवल तो एक माइंडसेट बनाना पड़ता है, एक सोच बनानी पड़ती है कि कैसे आपको बड़ा सोचना, स्कैरसिटी नहीं, अबंडेंट रहो। जैसे आपने जितनी भी बातें बताई, ये सब पढ़ के मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरे पास वो एनवायरनमेंट नहीं था। जैसे आपके पास, आई डोंट नो, वो एनवायरनमेंट था, अच्छे लोग थे जो आपको अच्छी चीजें फीड करते थे, जिससे आपका ये ऐसे थिंकिंग बनी, क्योंकि थिंकिंग तो कहीं ना कहीं से तो बनती है, मतलब बचपन से हम वो सोच लेके नहीं आते, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है जो हमें बताते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जितनी भी चीजें सीखी है, इधर हम किसी से सीखते हैं या फिर इवन एक्शन लेना, ये भी एक माइंडसेट है कि एक्शन लेके सीखना। ये भी मैंने किताबों से सीखा कि ये करके सीखना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिमाग में रहो। सो इसलिए मुझे बुक्स काफी पसंद है, एटलीस्ट स्टार्ट लेवल के लिए। जब हम यंग है तो बुक्स पढ़ो, एंड देन आप एग्जीक्यूट करके सीखो, वो तो सबसे बेस्ट लर्नर होता ही है। ठीक है, और कोई फाइनल मैसेज देना चाहोगे सर? नो, आई थिंक gave enough messages. Right. I don't want to preach, but people should just get things done. Right. I think मेरी ऑडियंस जो है ना, उन्हें सीखना पसंद है, और उन्हें आपसे ये तो एक पूरा एक बोल सकते मास्टर क्लास था। आई थिंक बहुत कम टाइम में आपने बिजनेस का बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी, और आई थिंक यही सारी बातों को अप्लाई करोगे तो इवन यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ $1 million बिजनेस, $1 billion बिजनेस, अगर आपका एग्जीक्यूशन राइट है तो। बिकॉज आइडियाज, जैसे कोड भी लिखा है, आइडियाज से बेटर एग्जीक्यूशन होता है। एंड सर, इनका समराइज करो तो आई थिंक मैं यही है कि आप जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करो, अच्छी टीम रखो, पिवट करो, सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो। एम आई राइट? Correct. थैंक यू सो मच। Thank you.